नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। बंगला गैंग के 3 सदस्य हथियारों से गिरफ्तार, उगाही कर म्यूजिक कंपनियों में करते थे इन्वेस्ट। न्याय के लिए भटक रही महिला ने चंडीगढ़ विमेन थाने में ही निगल लिया जहर, हालत गंभीर। और पंजाब यूनिवर्सिटी खोलने व सीनियर चुनावों की मांग को लेकर वीसी के घर का हुआ घेराव। बम्बिहा गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बम्बिहा गैंग के गिरफ्तार किए गए ये तीनों शख्स उगाही करते थे और उगाही के पैसा म्यूजिक कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे। तीनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कुछ मुंडे ने रल के बंबीहा ग्रुप बनाया हुआ जिहड़ा कि गैंगस्टर दे नाल रिलेटेड है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੌਰਵ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ, ਪੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ पैसे इकट्ठे करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सोशल मीडिया राही किस तरह के इन्होंने ग्रुप बनाए थे? दूजा ये भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਓਰੀਜਿਨੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੈਟ ਟਾਈਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ। ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ? 3 ਜਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾਟੂ ਆ ਨਿਕਨੇਮ ਉਹਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆ ਮੁੰਡਾ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर रंजीत हत्याकांड में अदालत में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कि 23 अगस्त को सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले गुरमीत राम रहीम हरियाणा की एक जेल में है, जिन्हें 2 साध्वियों के बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा हो चुकी है और एक पत्रकार के कत्ल के इल्जाम में वे उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। राम रहीम पर हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे डेरा के प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम और एक अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जबकि मामले में आरोपी जसबीर, सबदिल और अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा मामले में की गई फाइनल बहस में डॉक्यूमेंट सीबीआई की विशेष अदालत में जमा करवाए। आपको बता दें, इस मामले में आज सीबीआई की तरफ से रिप्लाई फाइल करने के लिए सीबीआई कोर्ट से समय मांगा गया था, जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई का समय नहीं दिया।
पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। तब तक के लिए सीबीआई कोर्ट द्वारा मामला सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें, साल 2002 में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मामले को लेकर पंचकुला की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख राम रहीम, कृष्ण, सबदिल, जसबीर और अवतार को आरोपी बनाया गया और इस मामले में आरोपी इंद्रसेन की मौत हो चुकी है। इस मामले में आज सुनवाई हुई और बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में फाइनल बहस के दस्तावेज कोर्ट में जमा करवाए गए। आज की सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा इस मामले में रिप्लाई फाइल करने के लिए सीबीआई कोर्ट से समय मांगा गया था, जिस पर सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को समय देने से इनकार कर दिया और सीबीआई कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 अगस्त निर्धारित की गई और सीबीआई कोर्ट द्वारा मामला सुरक्षित रख लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली 26 अगस्त को डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत एक बड़ा फैसला सुना सकती है। करीब 19 साल के बाद इस मामले में अंतिम फैसला आने की उम्मीद से पीड़ित परिवार को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, राम रहीम यौन शोषण मामले में 20 साल और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में भी राम रहीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स की चिंताएं और बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ में करीब 350 से 400 स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है। कई छात्रों के वीजा अवधि भी खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें एम्बेसी की ओर से कोई संकेत अभी तक नहीं मिला कि उनकी वीजा अवधि बढ़ाई जाएगी या नहीं। एक तो उन्हें अपने परिजनों की चिंता है और दूसरी अपने भविष्य की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि लोग काबुल एयरपोर्ट से निकलने वाले विमानों पर लटक कर देश छोड़ना चाहते हैं। वहीं भारत में रह रहे अफगानी लोगों और छात्रों को अपने परिवारों की चिंता सता रही है। कई लोगों की अपने परिजनों से फोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। अभी तो हालत बहुत ख़राब है क्योंकि लोग बहुत डरा हुआ है और जो तालिबान है बहुत जुल्म करते हैं उन लोगों के ऊपर। अभी भी बहुत लोग मर जाएगा और लोग बहुत डरता है। सारे चाहता है कि देश भाग के चले जाए फ़िलहाल के लिए, और जो लोग बाहर है वो लोग भी चाहता है अपने फैमिली जितना अफ़गानिस्तान में भुला दे अपने पास, क्योंकि वहाँ का हालत बहुत अभी फ़िलहाल ख़राब है। आप कहाँ से, वहाँ अफ़गानिस्तान से कहाँ से बोला? मैं काबुल से हूँ। घर पे संपर्क हो पा रहा है? हाँ जी, अभी मैं कल बात किया था, आज सुबह भी बात किया। अभी फ़िलहाल कह रहे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तालिबान हर जगह को चेकिंग करेगा और अभी जिस साहब यहाँ हम रहते हैं वहाँ पे नहीं आया है और देखते हैं कि आगे क्या करेगा, क्योंकि लोग बहुत डरता है उन लोगों से, औरत तो बहुत ज़्यादा। कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है तो किसी को अपने माता पिता की चिंता सता रही है, किसी को अपने देश वापस जाने का डर सता रहा है तो कोई अपनों के लिए डर रहा है। एक्चुअली हम जब अभी हालात हम मीडिया में देख सकते हैं, ये हमेशा फील होता है कि हमारा अफ़गानी का एक पहचान था, एक नाम था। अभी बस ये पहचान से याद होता है कि तालिबान का बैकग्राउंड का है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देश को ख़राब, कोई अनपढ़ गवार आया है हमारा देश में कब्जा किया है। पिछले एक हफ्ते से हम कसम से नहीं सोच सकते हैं। जब हम देखते हैं हमारा परिवार है उधर, मेरा भाई है, 2 भाई है, मेरा भाभी है, सब कुछ उधर टेंशन पे है। ऐसे में चंडीगढ़ में रह रहे अफगानी छात्रों के सामने कई तरह के संकट खड़े हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले अफगानी छात्र अफगानिस्तान के हालातों के बाद पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या चिंता हो सकता है? बहुत ज़्यादा चिंता यही हो सकता है जो फैमिलीज़ में उन्होंने कोई, हमारा फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जैसा कि हमारा बहनें हैं सब वहाँ पे सेव नहीं होता है, वो लोग हर कुछ कर सकता है उनके साथ, फैमिली सेव नहीं हो सकता, घर घुस के गोली मार सकता है, साथ में लेकर जा सकते हैं। जो बंदा गवर्नमेंट में काम किया होगा उन्हों को पकड़ के ले जाके मार देता है तालिबान। मतलब उनको कोई सेंस है ही नहीं है कि वो मतलब जो भी कर रहा है वो कुछ सोच समझ के करिए, कुछ ऐसा उनको नहीं, जो भी उनको आ जाता है, कोई पढ़ाई नहीं किया हुआ है, उनको कुछ ऐसा कुछ माइंड में आता नहीं है कि एज ए ह्यूमैनिटी
बिना पूछे बस मार देता है। सर ये सब तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं तो ये 20 साल में हम पहली बार ऐसे एक चीज़ को तजुर्बा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे पहले कभी देखा ही नहीं। जो हम एक माहौल में रहते थे पहले पीस होता ही नहीं, लेकिन इसे बेहतर था। तो अभी जैसे तालिबान आ गए और सारे जगह कब्ज़ा कर दिया, तो कहीं पे कोई उम्मीद रखा ही नहीं लोगों पर। सारे लोगों पर बहुत इसका बुरा असर पड़ा है। तो सर आगे के लिए कोई भी जैसे किसी के पास उम्मीद रखा ही नहीं सर। सब लोग सर वेरी ओपलेस, सब लोग बस सर बहुत टेंशन में है अभी जो चल रहा है सर। जैसे हम घर से बात किए हुए बस कल रात को ही, तो सब लोग सर जैसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब है सब लोग सर। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। तो मैं एसडी कॉलेज में पढ़ता था, बीए फाइनल ईयर हो गया कंप्लीट, और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैं एमबीए स्टार्ट किया पीटीयू में। तो अब स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हालातों को लेकर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपके घर वालों का भी आपको फ़ोन आ रहा होगा, तो कल से किस तरह की बेचैनी हो रही है? तो सर ऐसे वो लोग तो बहुत परेशान में है, जैसे रिलेटिव से सब कुछ पूरा लोग वहाँ पे परेशान हैं। जो तालिबान ने आया वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने कुछ लोग आपने मीडिया में देखा होगा था, वीडियोस न्यूज़ सुना होगा था कैसे माहौल चल रहा है, कैसे वज़ियत सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे। तो इस तरह उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लोगों में, और उन्होंने पूरा अपने मतलब घर में बंद हो, बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे जो हालत चल रहा है वहाँ पे, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, शॉप्स मार्केट सब कुछ बंद हो गया है ऐसे। चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के करीब 350 से 400 छात्र रहते हैं, और उनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, लेकिन उन्हें अभी तक एम्बेसी से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे उनके वीजे की अवधि बढ़ाई जा सके। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद करने की अपील की है। छात्र ने तालिबान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये इन लोगों ने अफगानिस्तान में मोबाइल टावर, बिजली और बैंक सब चीज तहस नहस कर दी है, जिसकी वजह से हम अपने परिजनों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित महिला पुलिस स्टेशन में उस समय भगदड़ मच गई जब यहां न्याय के लिए भटक रही एक 22 वर्षीय महिला ने थाने के अंदर ही जहर निकल गया। आनन फानन में उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था और वह न्याय के लिए काफी लंबे अरसे से पुलिस स्टेशन और महिला थाने के चक्कर लगा रही थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 महिला थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब लंबे समय से इंसाफ का इंतजार कर रही महिला ने थक हार कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। महिला की पहचान मलोया निवासी तबस्सुम के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। महिला ने वुमेन सेल थाने के अंदर ही पुलिस के सामने जहर खा लिया, जिसके बाद महिला थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। अभी भी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में तबस्सुम की मां समरजीत ने बताया कि उसकी बेटी की शादी मलोया में ही रहने वाले साजिद से हुई थी। शुरू से ही दहेज के नाम पर तबस्सुम से मारपीट की जाती थी, लेकिन 1 साल पहले साजिद तबस्सुम से मारपीट कर फरार हो गया, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर तबस्सुम को बार बार वुमेन सेल बुलाकर वापस भेज दिया जाता था, जिससे परेशान होकर तबस्सुम ने जहर खा लिया। मेरा नाम समरजीत, मेरी बेटी का नाम तबस्सुम। मेरी बेटी की शादी को 7 साल हो गए। जिस लड़के से शादी हुई उसका नाम है साजिद। लड़के ने शादी के 7 पहले उसके प्यार का नाटक किया, फिर उसके साथ नाजायज संबंध बनाया। हमने उसके ऊपर कार्रवाई की तो उसने बचने के लिए मतलब की शादी कर ली। शादी के बाद उसको तंग नहीं रखा। उसके सास ससुर घर वाले उसको बहुत मारते पीटते थे। 2 साल के बाद उसकी बेटी हो गई। बेटी होने के बाद 1 महीने में उसे घर से निकाल दिया। हमने कोर्ट में केस किया। 2 साल हमारा केस चला। जब उसके ऊपर अंदर जाने का टाइम आया तो लड़के ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के लड़के को घर ले गया। ले जाने के बाद उसको 2 महीने ठीक रखा। उसके बाद उसको फिर मार पीट के उसको फ़रार हो गया। 1 साल हो गया उसको फ़रार हुए हुए। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने उमर सेल में भी केस कर रखा है। जब भी हमारी लड़की उमर सेल जाती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसको कहा था कि हम कहाँ से ढूंढ के लाएँ। हमारी लड़की
घूमते घूमते थक गई, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। कल उसने 1 बजे उमल सेल के अंदर पुलिस वालों के सामने कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। उसकी सास ने कहा कि तू कल की मरती आज मर जा। उसे उकसाया गया, उसने गुस्से में आके नींद की गोलियां खा ली। मेरी बेटी 16 में एडमिट थी। रात हम उसको अपने घर ले आए। सुबह पुलिस वाले हमारे घर आए, वो कहते हैं आपकी लड़की के ऊपर पर्चा होगा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ मेरी गुजारिश है कि मेरी लड़की को इंसाफ मिले और उसके सास ससुर के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर पर्चा करा जाए, उसके घर वालों को ढूंढ के लाया जाए जो फरार है। उसके लड़के के माँ बाप को इस सब बात का पता है, लेकिन उसे कोई ढूंढ नहीं रहा है। मेरी लड़की बहुत परेशान है। उसकी एक बच्ची है 4 साल की, वो उस बच्ची को लेकर कहाँ जाए। मैं गरीब हूँ, मैं किसी को दहेज नहीं दे सकती। उसके माँ बाप हमसे दहेज मांगते थे, इसलिए मेरी लड़की को बहुत मारा पीटा जाता है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, उसके घर वाले और सास ससुरों को पकड़ा जाए। बता दें कि जब इस मामले में पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो पुलिस ने सिर्फ जांच का हवाला देकर कन्नी काट ली। पीड़िता की मां का आरोप है कि महिला सेल में कार्रवाई के नाम पर उसका शोषण किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर तबस्सुम ने महिला सेल में ही जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस महिला को इंसाफ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में भाजपा नेताओं पर हमले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद यह पाया कि भाजपा नेताओं पर हमला करने में यहीं के दुकानदारों का हाथ था। पुलिस ने 9 ऐसे लोगों को नामजद किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ में बीते महीने मेयर रविकांत शर्मा व पूर्व भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन पर हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब तक इस मामले में किसान एकता मोर्चा के सदस्यों का हाथ माना जा रहा था, लेकिन करीब 1 महीने बाद पुलिस ने अब एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सेक्टर 48 के 9 दुकानदारों के खिलाफ दंगा भड़काने, मारपीट व धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों ने ही भीड़ को हमले के लिए उकसाया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भाजपा नेताओं के वाहनों पर हमला कर दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के बाद ही असल साजिश का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 49 की सुपर कोऑपरेटिव सोसाइटी निवासी प्रहलाद शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 जुलाई को एक धन्यवाद समारोह में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन और मेयर रविकांत शर्मा को आमंत्रित किया गया था। समारोह के बाद जब वे वापस जाने लगे तो मोटर मार्केट स्थित बूथ नंबर 208 के दुकानदार सुखपाल भुल्लर, अवतार सिंह, बूथ नंबर 286 के जगप्रीत सिंह, बूथ नंबर 131 के नीरज गुप्ता, बूथ नंबर 189 के बबलू, बूथ नंबर 123 के हरप्रीत सिंह, बूथ नंबर 189 के गांधी और बूथ नंबर 433 के रणजीत सिंह ने वहां मौजूद लोगों को भाजपा विरोधी नारे लगाकर भड़काने के साथ हमले के लिए उकसाया। देखिए 17 जुलाई को जब मेरे ऊपर और टंडन साहब के ऊपर ये एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी हमने पूरे मीडिया को भी बताया था कि किस तरह से किसानों को वेश में किसानों के साथ कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो गुंडा तत्व थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था। उसका वीडियो देख के पुलिस ने अब आइडेंटिफाई करे हैं, वो वहाँ के दुकानदार है जिन लोगों ने करा था। और हमारे ऊपर हमला करने के बाद वो उन्होंने मार्केट में जाके मार्केट के प्रधान जिन्होंने कार्यक्रम करवाया था उनके ऊपर भी हमला करा था। तो पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जी FIR लॉन्च करी है और उनको आइडेंटिफाई करा है। देखिए मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि किसान जो है वो किसान ये हमला या ये ऐसी चीज़ें किसान नहीं कर सकता। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान जो भी उसको माध्यम मिल रहा है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, और गवर्नमेंट भी पूरी तरह उनके साथ टच है। और मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि किसान इस हद तक नहीं जा सकता, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए बात करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सबका फ़र्ज है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी ज़रूरी चाहिए। मगर इस तरह के हमले के पीछे ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के कुछ गुंडा तत्व जो हैं ये उनके काम है। और अब इसके बाद आपको ये FIR हुई है, आपको सब पता चल जाएगा बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कि किस पार्टी के साथ ये लोग जुड़े हुए जिन्होंने ये काम करा था।
शिकायत में ये भी बताया गया कि 16 जुलाई को किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बैठक कर कहा था कि वे सिर्फ भाजपा नेताओं का विरोध चौराहों पर खड़े होकर झंडे दिखाकर करेंगे, समारोह के दौरान मार्केट में नहीं आएंगे। शिकायतकर्ता का दावा है कि हमले में किसान मोर्चा के किसी भी सदस्य का हाथ नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक युवक को 110 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। यह युवक स्मैक की तस्करी किया करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस शख्स के तार कहां जुड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। हेरोइन तस्करी करने वाला आरोपी चढ़ा क्राइम ब्रांच के हत्थे। दिल्ली से चंडीगढ़ में करता था हीरोइन की सप्लाई। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 52 से किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 110 ग्राम हीरोइन बरामद। चंडीगढ़ में 8वीं बार देने आया था हीरोइन की सप्लाई। दिल्ली के अक्षय राजेश के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी को जिला अदालत में पेश कर पुलिस ने लिया रिमांड। इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखो और ओम प्रकाश की टीम ने पकड़ा तस्कर। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। पिछले कुछ वर्षों से चाइनीज राखियों का काफी चलन था, लेकिन इस बार वह ट्रेंड बदलता दिख रहा है। इस बार मीठी सौंफ और चॉकलेट की राखियां बच्चों को काफी पसंद आ रही हैं। बहनें अपने भाई के हाथों में यही राखियां बांधना चाहती हैं। हमने मार्केट का दौरा किया और लोगों से बातचीत भी की। कोरोना के मामले स्थिर होने के बाद अब रक्षाबंधन का पर्व मनाने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन को महज 3 दिन शेष है। इसे लेकर बाजार भी सज गए हैं। दुकानें राखियों, मिठाइयों, कपड़ों और अन्य तोहफों से गुलजार हो गए हैं। बाजारों में राखियां ही राखियां नजर आ रही हैं। इन दिनों ज्यादातर महिलाएं राखियों की खरीदारी कर रही हैं, जिनके भाई उनसे दूर हैं। ऐसी बहनें कोरियर के माध्यम से राखियां भेज रही हैं। वहीं पर्व के दिनों में मिठाइयों और कपड़ों का व्यवसाय भी सबसे अधिक होता है। बीते वर्ष रक्षाबंधन पर व्यवसाय कोरोना के कारण फीका पड़ गया था और इसका असर कहीं न कहीं इस बार भी देखने को मिल रहा है। सर पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा वो है जी। पिछले साल तो चलो जी आया था कोरोना, अब लोग बात निश्चिंत हो गए। हाँ जी, क्या पता दोबारा कोरोना ना आ जाए। आप देख रहे हो मार्केट में भीड़ कैसी है जी, बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं इस बार राखी नहीं बिक्री, वजह क्या मानते हैं? वजह कोरोना की है जी। आगे कभी लॉकडाउन ना लग जाए, लोग बात समझदार होते जा रहे हैं। हाँ जी, पता नहीं कब क्या हो जाए जी। आज लग जाए कोरोना का, क्या पता कब क्या होता है। तो इस बार जो राखी आप लेके आए हैं उसके पैसे पूरे होने के लिए अभी तो उम्मीद कोई लगा नहीं रही जी। देख लो 4 दिन रह गए राखड़ी के। आप देखो जी, सब राखी के 2 स्टॉल लगे 22 सेक्टर में, दोनों खाली। हर बार की तरह रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने के साथ ही बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अभी बिक्री काफी कम है। फैंसी राखी आई हैं इस बारी मार्केट में, काफ़ी अच्छी डिमांड में चल रही हैं, लेकिन ग्राहक की वजह से थोड़ा सा कोरोना की वजह से काफ़ी कम है। लेकिन पिछले साल यदि देखा जाए उसकी तुलना में तो इस बार जो राखी है ठीक बिक रही है। बिक्री ठीक है, लेकिन वो काम नहीं है जो पिछले साल था। पिछले साल काम अच्छा था, इस साल थोड़ा काम स्लो है। वजह क्या मानते हैं, जबकि पिछले साल तो कोरोना था? वजह ये अभी कोरोना था, चलो उस टाइम तो काम बिल्कुल ठीक था, आम बंदों का भी काम ठीक था, लेकिन आज लोगों के पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा जेब को देख के चल रहे हैं अपनी। बीच क्या पता तीसरी लहर फिर आ जाए, कुछ ऐसा बचाव करने के कारण। इस बार जो देखा गया है मार्केट में, चाइना की राखी ज़्यादा बिक्री है या इंडियन? चाइना की राखी बिल्कुल नहीं आई मार्केट के अंदर। इस बार इंडियन राखी है, ओनली फॉर इंडियन। किस तरह की राखी मार्केट में डिमांड है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? बच्चों के लिए ज़्यादा डिमांड है राखी। किस तरह की राखी बिक्री है? जैसे म्यूजिकल राखी, लाइट वाली राखी हो, ऐसी बिक्री है। और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए ऐसी चंदन वगैरह या एंटीक पीस ज़्यादा बिक रहे हैं आजकल। कुछ ऐसी राखी भी बाजार में है जो पानी से खराब नहीं होती। पानी में खराब नहीं होती कह रहे हो? पानी लगने से खराब नहीं होती।
नहीं, ऐसी कोई राखी नहीं। आपको बता दें, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इसमें महज 3 दिन बचे हैं। पर्व के नजदीक आते ही राखी विक्रेताओं ने दुकानें सजा ली हैं। साथ ही बड़ी संख्या में रंग बिरंगी राखियां बहनों का मन लुभाने लगी हैं। सबसे ज्यादा क्रेज धागा राखी का है। बाजारों में इस समय सबसे सस्ती राखी 5 रुपए, जबकि सबसे महंगी राखी 500 रुपए तक की बिक रही है। इस बार नई वैरायटी की राखियां बाजार में आई हैं। त्योहार नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी बिक्री नहीं हो पा रही। राखी की कीमतों में पिछले साल की अपेक्षा में थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है। वहीं बाजार में 800 से ज्यादा डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों की राखियों में बहनों के लिए काफी विकल्प हैं। इस बार इमली, मीठी सौंफ और चॉकलेट वाली राखियां भी बच्चों को लुभाने के लिए बाजार में खूब ट्रेंड कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि बच्चों के लिए इस बार नए डिजाइन मार्केट में आए हैं। इनमें बच्चों के मनपसंद कार्टून, लाइटिंग, जहाज और चश्मे वाली राखियां भी उपलब्ध हैं। पंजाब के टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय कोरोना काल के बाद से ही नहीं खुला है, ना ही यहां सीनेट के चुनाव मुकम्मल हो सके हैं, जिसे लेकर छात्रों में और पूर्व प्रोफेसरों सहित राजनीतिक दलों में भी खासा रोष व्याप्त है। लगातार पंजाब विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को भी यह प्रदर्शन जारी रहा, जहां छात्र संगठनों ने और पूर्व प्रोफेसरों ने, एनुमलाई सदस्यों ने वीसी के घर का घेराव कर दिया। भारी पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त वहां करने पड़े। इसके बावजूद विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की। इनकी डिमांड है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जल्द खोली जाए और सीनेट के चुनाव करवाए जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव न करवाने और यूनिवर्सिटी न खोलने को लेकर बुधवार को प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में सभी छात्र संघ के नेता व पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व एलुमनाई के साथ साथ प्रोफेसर भी मौजूद थे, जिन्होंने वीसी ऑफिस के बाहर से प्रदर्शन किया और पैदल मार्च करते हुए वीसी के घर का घेराव किया, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। इस कारण उन्होंने वहीं पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई पंजाबी फिल्म के कलाकार भी उपस्थित थे। इनमें पंजाबी फिल्म निर्माता अमितोष मान, पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान सिंह और एक्टिविस्ट लखा सिधाना भी मौजूद रहे। इन सभी का कहना था कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव न कराए जाना तानाशाही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को इसी तानाशाही रवैया से बचाना होगा। सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को चलाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए सही फैसले वही लेते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सब कुछ खुल चुका है। कोरोना काल से सब कुछ बंद था, लेकिन यूनिवर्सिटी को अभी तक नहीं खोला गया। ये भी गलत है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी को अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी को खोल देना चाहिए। इत्थे मंग बड़ी साफ साफ हैगी है। साडे रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, टीचर ये गल कहते यूनिवर्सिटी खोलो। 1.5 साल हो गया यूनिवर्सिटी बंद होया नूं, हॉस्टल नहीं, रोटी पानी नहीं, स्टूडेंट सेंटर बंद है, लाइब्रेरी धक्के नाल खलवाई है मजारे करके। ये कोई यूनिवर्सिटी चलाउण दा तरीका? इत्थे यूनिवर्सिटी नूं खंडर बनाता, खंडर, जबकि यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे हो रहे हैं पर उत्थे कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिसर्च नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी दा पट्ठा बहिंदा जांदा। साडा ते इन्ना कहना यूनिवर्सिटी खोलो और इलैक्शनां कराओ। जो भी इलैक्शनां पोस्टपोन कराइयां उन्हें छेती छेती करवाया जाए। सारा बीजेपी गवर्नमेंट का इफेक्ट है। जैसे ये हमारे फार्मर्स के साथ कर रहे हैं मोर्चे के ऊपर, वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है। और ऐसे ही ये वाइस चांसलर जो आरएसएस का लगा हुआ है यहाँ पर, ही इज डूइंग वेरी बैड बिहेवियर, like it's really bad behavior towards students because student know better कि वहाँ पे क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी पे। और सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि हमें यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। अगर एक तरफ पार्लियामेंट खुली हुई है, पार्लियामेंट में सेशंस चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो कोरोना है, तो स्टूडेंट्स की स्टडीज़ को क्यों अफेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट डिमांड इज़ दिस कि यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, इलेक्शंस होनी चाहिए। और ल्यूमिनाई जो यहाँ से पास आउट होके गए हैं, उनको दे नो बेटर अबाउट द स्टूडेंट्स, कि वो यहाँ से, उनको स्टूडेंट्स की डिमांड्स के बारे में पता है, सब कुछ पता है। तो दे शुड स्टैंड फॉर द इलेक्शंस एंड दे शुड सिट इन द कमेटी
बट ये स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर डूइंग ऑल दिस। एंड मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर ये भूल जाए, दिस इज़ इन पंजाब, दिस इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नॉट GNU कि आप स्टूडेंट्स को जेल्स में डाल दोगे। यहाँ पे नहीं डाल सकते। यहाँ पे पूरे हरियाणा आ जाएगा, यहाँ पे पूरा पंजाब आ जाएगा। वी विल ब्लॉक द रोड्स इफ़ दे विल डू एनीथिंग रॉन्ग विद आवर स्टूडेंट्स। सो वी जस्ट वांट यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, वी जस्ट वांट इलेक्शंस होनी चाहिए। कि जिस ढंग नाल इस यूनिवर्सिटी नूं बड़ी बुरी तरह नाल खत्म किया जा रहा है और इस तरह की सोच वास्ते इनू बुरी तरह नाल इत्थे खास सोच नूं इंप्लीमेंट करने वास्ते किया जा रहा है। बहाने ला रहे जा रहे हैं कि असीं रिफॉर्म्स करने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी है, पर पार्लीमेंट का एक्ट जिहड़ा है वो सानू बचा रहा है। पार्लीमेंट का एक्ट पास किया है जिहदे नाल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अज उन्होंने अमेंड किए बगैर नहीं कुछ हो सकता। इसी कारण साड़ी लड़ाई के कारण ही इलैक्शन हो रहे हैं, होए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियां ने, पर एक ग्रेजुएट का इन्होंने जानबूझ के पोस्टपोन किया है। मैं बड़ी गल क्लीयर थी सारिਆਂ ਨੂੰ बहाना लगाया कि उत्तराखंड चों सानू परमिशन नहीं मिली, दिल्ली चों परमिशन नहीं मिली। असी कहा कि तुसी इस तरह करो, ये 2 इलैक्शन बाद च करा लो, बाकी सारे इलैक्शन करवा ले जान। और ये भी तुहानू शायद पता होवे कि उत्तराखंड सिर्फ एक कोई पोलिंग बूथ है देहरादून का, जिहदे खास तौर पर हर बारी 40-50 वोटां पैंदियां, सिर्फ दिल्ली में 200-300 वोट पैंदी है। सो ये सारी गल देखते होया इस वास्ते लाख रुपए का नुकसान, लाख रुपए की वाइब्रेशन अज जिस तरह के हुणे वाइस चांसलर का मैसेज आया कि असी 12 सितंबर को करा देंगे, पर दोस्तों ने साफ किया कि असी किसी खास वार्डन के कहने पर नहीं, सानू कंक्रीट गल की जाए, इत्थे आके रिटर्निंग अफसर आप कहे तो असी समझ सकते हैं, सोचा जा सकता है। सो दोस्तों सब नाल वड्डी गल है लोकतंत्र बचाना, बाकी गल्लां सारियां सैकेंडरी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी मांगे मानता है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 65% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और तापमान और बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी भी अधिक होगी, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और समाचारों, सूचनाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।